नमस्कार दोस्तों, अन अकेडमी के ऑनलाइन मंच पे आपका स्वागत है। मेरा नाम राकेश ठाकुर है और मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में विगत 10 वर्षों से विभिन्न कोचिंग संस्थानों में भूगोल के विषय में बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ। और अन अकेडमी वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से हजारों छात्र अपने करियर के संदर्भ में अपने टारगेट को अचीव करने में वो लाभान्वित हुए हैं। अन अकेडमी से अभी वर्तमान में भारत के जो सर्वश्रेष्ठ जो एजुकेटर हैं वो जुड़े हुए हैं और हम आशा करते हैं कि अगर इससे जुड़ेंगे तो आपको भी अपने करियर को, अपने टारगेट को अचीव करने में सहायता मिलेगी। दोस्तों, आज हम लोग भूगोल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है पवन, जिससे न सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा में बल्कि मुख्य परीक्षा में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि पवन को कैसे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं चीज़ों को। बहुत सारे बच्चों के संग ये समस्या आती है कि ग्लोब पे पवन कितने प्रकार के चलते हैं या पवन का डायरेक्शन कैसे होगा, बच्चे रटते हैं। लेकिन आज मेरी ये कोशिश होगी कि आपको मैं समझा पाऊँ कि पवन के बारे में कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ समझना है चीज़ों को। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि पवन है क्या। तो आइए पवन के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो पवन क्या है? पवन हवाओं का क्षैतिज रूप से गतिशीलन है, जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होता है। मतलब कि पवन जो है, कोई भी हवा अगर यदि वर्टिकल मूवमेंट कर रही है तो उसको हम लोग वायुधारा कहते हैं। जबकि अगर यदि क्षैतिज मूवमेंट कर रही है तो उसको हम लोग पवन कहते हैं। और क्षैतिज मूवमेंट कैसे करती है हवा? तो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ हवाओं का मूवमेंट होता है क्षैतिज रूप से। ठीक है, अब देखिए पवन, ग्लोब पे पवन कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो पवन ग्लोब पे 3 प्रकार के पाए जाते हैं। जो पवनों की जो विशेषता है या पवनों का जो प्रवाह, जो मार्ग है, उसके आधार पर पवन को हम लोग 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। पहला, अस्थायी पवन। अस्थायी पवन वैसी पवन होती है जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा का अनुसरण करती है। ग्लोब पे जो पवनें एक निश्चित दिशा का वर्ष भर अनुसरण करेंगी उनको हम लोग अस्थायी पवन या परमानेंट विंड या हम लोग इसको सन्मार्गी पवन भी कहते हैं। ये 3 होती है: व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड, पछुआ पवन और ध्रुवीय पूर्व पवन। पवनों का दूसरा प्रकार होता है मौसमी या सामयिक पवन, जो मौसम के अनुसार जो पवनें या समय के अनुसार जो पवनें अपने दिशा में परिवर्तन करती हैं, अपने प्रवाह की दिशा में परिवर्तन करती हैं, उनको हम लोग मौसमी या सामयिक पवन कहते हैं। जैसे मानसून है, स्थलीय समीर या सागरीय समीर है, पर्वतीय समीर या घाटी समीर है। और पवनों का जो तीसरा प्रकार है वो स्थानीय पवन है, जैसे चिनूक है, मिस्ट्रल है। अभी उत्तर भारत में गर्मी का मौसम चल रहा है, उत्तर भारत के विभिन्न जगहों पे आप लू सुनते होंगे कि लू चल रहा है। लू भी क्या है? एक स्थानीय पवन है जो स्थानीय स्तर पे ताप एवं दाब के परिवर्तन के कारण प्रभावित होती है। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि अगर यदि हम अस्थायी पवन के बारे में हम बात करें तो ग्लोब पे 3 प्रकार की अस्थायी पवनें पाई जाती है: व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पूर्व पवन। प्रश्न ये उठता है कि ग्लोब पे आखिर 3 प्रकार की ही क्यों अस्थायी पवनें पाई जाती है? 3 से कम क्यों नहीं पाई जाती है या 3 से अधिक क्यों नहीं पाई जाती है? तो इस बात को समझने के लिए हमको सबसे पहले विश्व का ताप कटिबंध और दाब कटिबंध के बारे में हमको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि विश्व का जो ताप कटिबंध है उसका निर्माण कैसे होता है। ये विश्व के ताप कटिबंध का सबसे साधारण वर्गीकरण है और इसको हम समझते हैं, इसके माध्यम से हम पवन के बारे में समझ सकते हैं। देखिए, आपको पता ही है कि जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तो जब महाविस्फोट हुआ तो जितने भी ब्रह्मांडीय कण का निर्माण हुआ उनमें 2 प्रकार की गतियां पैदा हुई: घूर्णन गति और परिक्रमण गति। हमारा सौरमंडल में भी जितने पिंड हैं उनमें 2 प्रकार की गतियां हैं: घूर्णन गति है, परिक्रमण गति है। और जो सोलर सिस्टम है, जो सौर परिवार है, उसमें सूर्य क्या है? फैमिली है, और पृथ्वी, अन्य ग्रह तथा उपग्रह इत्यादि उसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन जब ब्रह्मांड के बारे में, जब शुरुआत में जब उसके बारे में रिसर्च शुरू हुआ तो
तो जब हमारे पास न तो कोई शक्तिशाली टेलीस्कोप था, न तो कोई ऐसा माध्यम था जिससे हम पता कर सकें कि आखिर खगोलीय पिंडों में हो क्या रहा है, उनमें किस प्रकार गति हो रही है। तो उस समय जो खगोलविद थे वो पृथ्वी से जो भी आकाश में जो भी घटनाएं देखते थे उसके आधार पे उन्होंने उस समय की भौगोलिक परिघटनाओं का वर्णन किया। तो हम ये देखते हैं कि पृथ्वी, हमको ऐसा अनुमान होता है कि पृथ्वी, ऐसा आभास होता है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसकी परिक्रमा कर रहा है, जबकि वास्तविकता क्या है कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है। लेकिन ये जो भ्रम है हमारा कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसकी परिक्रमा कर रहा है, उसी भ्रम को हम अपने ताप कटिबंध को समझने के लिए प्रयोग करेंगे। तो हमने क्या किया कि पृथ्वी को यहाँ पे स्थिर कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, और सूर्य को हम मूवमेंट कराएंगे। तो अब देखो, ये सूर्य है, ये सन है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सन जो होता है वो विषुवत रेखा पे लंबवत होता है, जिसके कारण पूरे ग्लोब पे दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। 21 मार्च से सन चलना शुरू करता है कर्क रेखा की तरफ, और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत हो जाता है। अभी आपने देखा होगा कि 21 जून को जो महाग्रहण लगा था, तो उस समय मीडिया में या आप अखबार के माध्यम से पढ़े होंगे कि कर्क रेखा पे सूर्य क्या है, लंबवत है। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत हो जाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है। 21 जून से सन फिर चलना शुरू करता है विषुवत रेखा की तरफ, और फिर 23 सितंबर को विषुवत रेखा पे लंबवत हो जाता है, और पूरे ग्लोब पे दिन और रात की लंबाई बराबर हो जाती है। 23 सितंबर से फिर सन चलना शुरू करता है मकर रेखा की तरफ, और सॉरी यहाँ पे ये गलत लिखा गया है, यहाँ पे ये यहाँ पे होगा 22 सितंबर, यहाँ पे होगा 22 दिसंबर। मकर रेखा पे 22 सितंबर को सूर्य लंबवत होता है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात होती है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। फिर 22 सितंबर से सन चलना शुरू करता है विषुवत रेखा की तरफ, और फिर 21 मार्च को वो विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है, और पूरे ग्लोब पे दिन रात की लंबाई बराबर हो जाती है। वर्ष भर सूर्य का मूवमेंट कर्क और मकर रेखाओं के बीच ही होता है, और यही कारण है कि ग्लोब का यह भाग उष्णकटिबंध का निर्माण करता है। उष्णकटिबंध का निर्माण करता है। उष्णकटिबंध से आगे 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच शीतोष्ण कटिबंध का निर्माण होता है, और उसके आगे शीत कटिबंध का निर्माण होता है। जब विश्व के ताप कटिबंध के बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे तो इसका विशद वर्णन हम लोग वहाँ पे देखेंगे। अभी हम लोग मोटे मोटा इसका आइडिया हम लोग लेते हैं। इस प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 से 66.5 शीतोष्ण कटिबंध, और उसके बाद ध्रुव तक शीत कटिबंध का निर्माण होता है। ये जो विश्व का जो ताप कटिबंध बना, और जो पृथ्वी की जो गति है, जो घूर्णन गति है, उसके कारण ग्लोब पे दाब कटिबंधों का निर्माण होता है। विषुवतीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र और ध्रुवीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र तापजन्य दाब कटिबंध के कारण इसका निर्माण होता है, और उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध और उप ध्रुवीय निम्न दाब कटिबंध पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, जो गतिजन्य जो फैक्टर है उसके कारण इनका निर्माण होता है। इसको अगर यदि सूक्ष्म हम अगर एनालिसिस करें तो हम यहाँ आते हैं कि हम ये देखते हैं कि 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच लो प्रेशर का निर्माण होता है, जो तापजन्य कारण से होता है। 30 से 35 डिग्री के बीच हाई प्रेशर का निर्माण होता है, जो पृथ्वी के गतिजन्य कारक से होता है। 60 से 65 डिग्री के बीच फिर लो प्रेशर का निर्माण होता है, जो गतिजन्य कारण से ही होता है, और ध्रुवों पे ध्रुवीय उच्च वायुदाब का निर्माण होता है, जो तापजन्य कारक से होता है। इस फोटो को जरा हम बड़ा करते हैं और यहाँ बनाते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए।